आपका स्वागत करता हूं। और आरपीएफ वाले जो बच्चे हैं वो बिल्कुल अब अपने उस मोड़ पर आ पहुंचे हैं कि जहां से सिर्फ और सिर्फ एग्जाम दिखाई देता है। और अब एग्जाम जब दिखाई देता है तो यहाँ भी दो पहलू हैं, या तो आप बिल्कुल नॉर्मल हो गए या फिर आपको थोड़ी मोड़ी घबराहट हो रही होगी, या हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही हो और ऐसा लग रहा हो मुझे कुछ नहीं आता है, मैं सब कुछ भूल गया हूँ, सब कुछ भूल गया। एक लंबी तैयारी के दौरान भी ऐसा होता है, जब आप बहुत अच्छी तैयारी कर लेते हैं तब भी ऐसा होता है कि आपको कुछ नहीं आता, लास्ट टाइम पर ऐसा भी लगता है। लेकिन जब चीज़ आपके सामने हो, जो क्वेश्चन आपके सामने हो, आप उस पर टूट पड़ेंगे, निश्चित तौर पर वो सारी चीज़ें आपको याद आ जाएंगी जो आप प्रैक्टिस से हासिल करेंगे। तो इसलिए ऐसी घबराहट होना एक आम बात होती है कि आपको कुछ नहीं आता है। जिस दिन एडमिट कार्ड आएगा, जिस दिन एग्जाम स्टेटस आएंगे, जिस दिन एग्जाम डेट आएगी, उस दिन और थोड़ा सा ज़्यादा डर लगेगा। तो ये पॉजिटिव साइन है, नेगेटिव नहीं है। जिनको कुछ नहीं हो रहा होता है वो दो तरह के बच्चे हैं, या तो उनको ये है कि भाई मेरे को निकले ना निकले कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसने तैयारी नहीं की है ऐसा तो वही सोचता है, या कोई ऐसा है कि मेरी कहीं और जॉब लगी चुकी है, यहाँ आ जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। जैसे यूपी पुलिस में हो, यूपी पुलिस वाले बच्चे इसको देने जाए तो ये सोचे कि ठीक है यार होगा तो हो जाएगा, नहीं तो यूपी पुलिस को है। उस तरह की मानसिकता के कारण ये ऐसा हो सकता है कि भाई आपको इस एग्जाम से कोई फर्क ना पड़ रहा। पर ऐसे बच्चे भी ऐसा नहीं है कि वो एग्जाम नहीं निकाल सकते, वो भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए जिसका यूपी पुलिस में सिलेक्शन हो चुका है, वो जा रहा है बेधड़क होकर के कि जो होगा देखा जाएगा, होगा हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, उसके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं उस एग्जाम को निकालने में, क्योंकि वो तैयार तो पहले ही है। यूपी पुलिस में नंबर आया, जाहिर सी बात पढ़ाई करके ही आया होगा, यूपी पुलिस एक एग्जाम्पल ले। पर अब यहाँ पर वो एग्जाम देगा तो थोड़ा खुले दिल से देगा, यानी खुले मन से देगा, पूरा दिमाग, जब वो पूरी तरह से अपने दिमाग को यूज कर पाता है तो वो अपना 100% दे पाता है। और जब आप ओपन माइंडेड कहीं जाते हैं, बिना डर के कहीं जाते हैं, तो आप वो प्रदर्शन आपके अंदर से निकल के आता है जिसकी आपने भी कल्पना नहीं की। तो इसलिए कहते हैं कि डरो मत, डरो मत। और डर होना स्वाभाविक है। अगर आप बेरोजगार और आपने सब कुछ इसी एग्जाम पे डिपेंड या दाव पे लगा दिया है तो फिर आपके अंदर थोड़ी घबराहट होनी तय है। तो वो कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, बस बात है कि आपको प्रैक्टिस कितनी करनी है, उस बात से फर्क पड़ेगा, हमेशा पड़ेगा। ठीक है, तो अभी एक ही सवाल है बच्चों का कि रिवीजन कैसे करें। और बच्चा आरडब्ल्यू का आपको पता है कि बेस्ट गिफ्ट क्या होता है, मैं जस्ट अभी उस पर आ रहा हूँ। उससे पहले बता दूं कि एग्जाम स्टेटस और एडमिट कार्ड, ये बच्चों फरवरी को आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर। एग्जाम का लेवल बच्चों, ये एग्जाम का जो लेवल है, क्योंकि देखो हम इसकी कंपैरिजन, देखो फ्यूचर कोई नहीं बता सकता, लेकिन इसका कंपैरिजन हम एसआई से कर सकते हैं, क्योंकि एसआई भी वो आरपीएफ का ही है। और वहां हम वैकेंसीज भी देख सकते हैं कि वो 400 के आसपास, 452 वैकेंसीज के आसपास के मैं पूरी लिख देता हूँ। वो थी 452 वैकेंसी और ये है 4208 आपकी कांस्टेबल की। तो आप बताओ कि भाई देखिए, एक तो एक ग्रेजुएट लेवल था, दूसरा इसमें वैकेंसीज भी कम थी, फॉर्म भी ऐसा नहीं है कम थे, 15 लाख फॉर्म भी थे। तो जो इसमें लेवल आया होगा उससे आसान ही लेवल देखने को मिलेगा इसमें, इतना तो तय है। अब इसमें क्या मुश्किल आया था, इसमें जो मुश्किल बच्चों को लगी वो लगी जीएस। बच्चे कह रहे थे कि सर 25 क्वेश्चन कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है, मतलब जीएस में 50 में से 25 क्वेश्चन भी कर पाना उनके लिए टफ टास्क बना। लेकिन चूंकि अभी तक उसका आंसर की नहीं आई है, और आंसर की नहीं आई है तो अभी बच्चों को एग्जैक्टली वो नहीं पता चला है कि मेरे कितने सही है। ठीक है, तो भाई जो मैथ्स है, मैथ्स में अर्थमेटिक ही आया था पूरा, यहाँ भी अर्थमेटिक आएगा, लेकिन मेंसुरेशन रहेगी। तो बच्चों अब ये क्वेश्चंस किस लेवल के आए, कैसे आए, वो पेपर तो अभी आपको देखने को नहीं मिला है, क्योंकि आंसर की तो अभी आई नहीं है। और जब वो नहीं आई है तो ये अंदाजा लगा पाना कि वो 25 करने लायक था, 30 करने लायक था, वो बच्चों के अकॉर्डिंग ही हमें लगाना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों ने ही, अच्छा आ गया, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, आंसर किया, ठीक है, आंसर की इसकी आ जाती है, मैं इसमें डाउटफुल था। हाँ ठीक है बच्चों, तो ये 25 क्वेश्चन लायक ही था, तो मतलब ये मेरे टीचर से जवाब होगा। तो 25 क्वेश्चन लायक ये आंसर की रही है। तो अब आप ये मान सकते हैं कि जाहिर सी बात है कि यहाँ भी हो सकता है जीएस आपको परेशान करे। मैथ रीजनिंग यहाँ भी परेशान नहीं कर रहे थे बच्चों को, तो इतना तो स्पष्ट है कि इसमें भी मैथ रीजनिंग उतने मुश्किल तो नहीं आएंगे। तो जीएस यहाँ भी परेशान कर सकती है। अब यहाँ पे कितना स्कोर सफिशिएंट था सर यूपी, ये सॉरी आरपीएफ एसआई में? तो आरपीएफ एसआई के जब आप पेपर को देखते हैं तो 25 क्वेश्चन जीएस में अच्छे माने जा रहे हैं। तो अब आप ये देख पाते हैं कि भाई मैथ रीजनिंग में आप क्या मानोगे, 30-30 अच्छे में जाओगे, तो 30-30 60 और 25 85 90 भी अच्छा स्कोर माना गया। अब ये उससे अगर थोड़ा सा लेवल डाउन भी जाते हैं तो भी 90 क्वेश्चन बहुत अच्छा माना जाना चाहिए कि यहाँ वैकेंसीज भी ज्यादा, बच्चे भी ज्यादा पास होंगे फिजिकल के लिए। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका 90 क्वेश्चन सेफ जोन हो जाए। तो आप अपने माइंड में कोई टारगेट लेकर के मत जाना, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कोई ऐसा टारगेट सेट करके मत जाओ अपने माइंड में कि भाई कितना मुझे एग्जाम को क्लियर करना है ना, या मैं 100 क्वेश्चन ही करूंगा या मैं 105 ही करूंगा, वो टारगेट ही मत सेट करो, क्योंकि यहाँ आपका नॉर्मलाइजेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। हो सकता है एक पेपर थोड़ा आसान आ गया और एक पेपर थोड़ा क्या बहुत मुश्किल भी हो सकता है, तो फिर वो नॉर्मलाइजेशन में बराबर होंगे, क्योंकि जितने ज्यादा पेपर उतना ज्यादा नॉर्मलाइजेशन के अंदर के चांसेस रहते हैं। जरूरी नहीं आए पर ये चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि जब पेपर बनाने वाला है अगर वो 2 पेपर बनाएगा या 2 दिन वाले पेपर बनाएगा तो उसके चांस रहेंगे वो सेम सा रख देगा लेवल। लेकिन जब उसको पेपर ही 20 दिन मान लो चले और उसको 40-45 पेपर बनाने पड़े, अब वो 40-45 पेपर बनाएगा तो जाहिर सी बात है कि वो भी समान लेवल रख पाए, इस बात की गारंटी नहीं है। कोई बहुत ज्यादा अंतर भी हो सकता है, थोड़े थोड़े अंतर से बहुत ज्यादा अंतर भी जा सकता है। तो इस वजह से जो नॉर्मलाइजेशन में अंतर ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं जब एग्जाम बहुत ज्यादा दिन चलता है।
ठीक है, तो इसमें नॉर्मलाइजेशन थोड़ा बड़ा खेल करेगा इसके मुकाबले। तो आपको ये टारगेट सेट करके ना जाए कि मुझे 80 करना है, मुझे 90 करना है, मुझे 100 करना है। आप सिर्फ एक ही चीज कर लें कि मैथ रीजनिंग अगर आपके स्ट्रॉन्ग पार्ट है कि मैं मैथ रीजनिंग को गलत नहीं होने दूंगा। कोई अगर एक आदत का जो मुझे नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, छोड़ के चला जाऊंगा। मैं गलतियां कम कर दूं मैथ रीजनिंग में, जानबूझ के मींस यार जो गलती नहीं होनी चाहिए वो भी हो रही है, आता हुआ प्रश्न गलत हो रहा है, तो ये बहुत नुकसान करेगा क्योंकि एक बड़े दिन की नेगेटिव मान गया 1.33 ले बैठेगा वो, ठीक है। और वो एक नंबर का 0.33 यहाँ पर बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। 0.33 पर भी यहाँ आप देखेंगे कि 1000 बच्चा पीछे जा रहा होगा, ठीक है। और जब 1.33 की बात आएगी तो आप समझ जाओ कि आप हो सकता है लाख बच्चों से पीछे हो गए एक क्वेश्चन आता हुआ। तो मैथ्स रीजनिंग अगर आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट है तो कोशिश करना कि कोई भी आता हुआ प्रश्न गलत ना हो। जल्दबाजी कैसे हो जाती है, कई बार हमने पूछा, उसने पूछा कि ये क्वेश्चन है ऐसा सरलीकरण का कोई क्वेश्चन है, बाद में लिख दिया इसका वर्गमूल बताओ, ऊपर नीचे काटना था, फिर आगे पॉइंट में 3 संख्या है, आगे लिख दिया वर्गमूल बताओ, आगे आपका 4 काट पीट के और वो आपके ध्यान ही नहीं रहा वर्गमूल बताओ भी है, स्क्वायर रूट बताओ, तो आप 4 ऑप्शन देखते ही जबकि वो वर्गमूल बताओ तो उत्तर लगाना था 2। आपने पूरा बढ़िया सॉल्व किया है, लेकिन आपका लगना था 2 और लग गया 4, पूरी मेहनत खराब हो गई। इसको कहते हैं आता हुआ प्रश्न गलत, जल्दबाजी, थोड़ी सी लापरवाही। और ऐसा होता है रीजनिंग में, आप कहते हैं भाई इनमें से कौन सी ये चीज नहीं है और आप पढ़ जाते हैं कौन सी है और आप लगाते हैं तो नहीं आपको पढ़ रहे हैं। तो ऐसी सिली मिस्टेक होती है, प्लीज इन पे ध्यान देना, क्योंकि अगर ये मिस्टेक हुई तो फिर आप जहां कंपटीशन बड़ा होता है वहां आप बहुत आसानी से बाहर हो जाएंगे। ऐसी गलतियों से बचना, मैथ रीजनिंग ऐसी गलतियां करवाते हैं। अब बात है जीएस। जीएस में देखिए जब आपको यही पता है कि यार जीएस टफ आ रही है, मान लीजिए ऐसा टफ आई है, यहाँ भी मान लीजिए टफ आई है, और जीएस जिसको नहीं आता भाई वो सब टफ होती है, तो फिर आपको अपने चुनिंदा क्वेश्चन करने हैं। भाई हाँ, आपको लगे कि ये 4 ऑप्शन है, ये 2 बिल्कुल नहीं हो सकते, इन दोनों में मैं लगाऊं या ना लगाऊं, तुक्का लगाऊं या नहीं, 2 ऑप्शन बिल्कुल काट दिया आपने, एलिमिनेट कर दिया, तो 2 पे हमेशा सबका मारो, 0.33 की नेगेटिव मानो, 0.5 की नहीं, ठीक है। तो 2 में अगर एक चुनना हो तो उसको छोड़ो मत उसको। लेकिन अगर आपको ये दिख रहा है कि सर 4 में से एक एलिमिनेट कर दिया, 3 में से कंफ्यूज हूं, तो मत लगाओ, क्योंकि 1/4 की होती तो मैं कहता था 3 में तुक्का मार के आओ, ठीक है, उसमें पॉजिटिव फायदे होते हैं। पर अब यहाँ मैं 2 पे कहूँगा ना, 3 पे आपको सलाह देता हूँ ना, 4 पे तो आप तुक्का ही प्योरली, अगर 4 भी आते हैं तो फिर उसको छेड़ने का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। तो आपको जो चीजें आ रही हैं उनको ही आप करना, चाहे वो आपसे 20 बने, चाहे वो 22 बने, चाहे वो 30 बने, चाहे वो 35-40 बने, उस बात से मैटर नहीं करता, ठीक है। क्योंकि किसी के पेपर में जीएस आसान हो सकती है तो 20-22, किसी के पेपर में 20-22 के लायक हो सकती है, तो किसी के पेपर में वो 34-35 तक भी हो सकती है। तो आपके पेपर में वो कौन सी आई है ये आप नहीं जानते, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा अपने आपके अंदर सब्र रखना। और मैं आपको एक सलाह देता हूँ कि भाई देखो 2 मार्च से पेपर शुरू है और हम यहाँ कराएंगे, और देखो एनालिसिस के लिए रेलवे ने कर रखा है, हम यहाँ कराएंगे स्पेशल प्रैक्टिस सेट। तो आप समझो ना, स्पेशल प्रैक्टिस सेट अगर एग्जाम बच्चे देख करके आ रहे हैं उस दौरान अगर मैं करवा रहा हूँ तो ये कैसे हो, ठीक है। तो ये बेस्ड ऑन एग्जाम ही रहेगा। हो सकता है मैं बिल्कुल एग्जैक्टली वो क्वेश्चन ना दूं जो एग्जाम में आया है कि रेलवे ने मना किया है, लेकिन मैं उसके आसपास कर दूं, बात तो वही है। उसने पूछी है भाई भूटान की मुद्रा, मैंने आपको नेपाल की मुद्रा पूछ ली, हो सकता है आपके पेपर में नेपाल की मुद्रा या भूटान की आई, भाई आपके चांसेस ये है ना कि जो आ चुका वो तो नहीं आएगा, तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की ये हो, ठीक है। प्रैक्टिस सेट चलेंगे मैथ का, रीजनिंग का और जीएस का, ये तीनों प्रैक्टिस सेट आपको लेने हैं हर साल 2 मार्च से, जो 2 मार्च से ही स्टार्ट होंगे। ये तो एक तो गिफ्ट ये थे आपके लिए, लेकिन जिनका बच्चों का 2 मार्च को एग्जाम, वो लोग तो इसका फायदा नहीं ले पाएंगे, पर उनको नॉर्मलाइजेशन में फायदा होगा, क्योंकि जो बच्चा 2 मार्च को गया है वो बिल्कुल अनजान के पेपर का लेवल कैसा है, उनको हमेशा नॉर्मलाइजेशन में फायदा होगा। और कंपैरेटिवली पहले दिन का पेपर थोड़ा आसान पूछा जाता है, क्योंकि दूसरे वाले कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ज्ञान लेकर के गए, ठीक है बच्चों। चल तो एग्जाम को किस क्रम में अटेम्प्ट करें। देखो बच्चों, अगर पेपर मिक्स आता है कि भाई मैथ रीजनिंग मिक्स आ गई या फिर जीएस मिक्स आ गई, जीएस के बीच बीच में रीजनिंग आ गई, तब तो कुछ कहा नहीं जा सकता, तब तो कुछ भी नहीं, जैसा पेपर आया वैसा करो और जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करो। लेकिन अगर आपको सेपरेट तीनों सेक्शंस मिलते हैं तो आपको सबसे पहले रीजनिंग वाला पार्ट करना चाहिए, उसके बाद जीएस वाला पार्ट करना चाहिए और लास्ट में मैथ्स वाला। आप कोई कहे कि सर मेरा मैथ्स तो स्ट्रांग है जीएस से बहुत ज्यादा, तब भी आप मैथ्स लास्ट में लीजिए। जीएस जल्दी जल्दी से जितना आपको आता है उतना कर जाइए, इसमें कहाँ टाइम लगता है। तो ये जो रीजनिंग है ना, इसमें बेस्ट होगा कि आप इन क्वेश्चनों के लिए, यहाँ 35 क्वेश्चन रहेंगे, आप इसको 32 से 35 मिनट के बीच में खत्म कर ले, लास्ट 35 मिनट 32 में हो जाती है तो बेस्ट है। और जो मैथ्स है आपका, इसके लिए अगर आप 40 मिनट्स भी देते हैं तो मतलब 35 क्वेश्चन है तो 35 to 40 मिनट्स अगर आप देते हैं तो ये बेस्ट टाइम माना जाएगा। और जीएस को 15 से 18 मिनट से ज्यादा समय नहीं होना चाहिए, और ये तभी संभव है जब आप पहले रीजनिंग करें। अगर जीएस को पहले करने लगे तो जाहिर सी बात है 25-30 मिनट खाएगा। इस वजह से मैं कहता हूँ ये ज्यादा बेस्ट है, ठीक है। चलो तो अब बच्चे इस चीज को कैसे करें, तो भाई देखो
अगर आपको नहीं पता है अब तक, वैसे तो ऐसा होगा नहीं कि कोई भी बच्चा जिसको नहीं पता होगा, मैथ रीजनिंग के टाइम को अगर मैनेज करना है, इनका समय कैसे कम करें, तो इसको अगर सीखना है तो हम लोगों ने RWA पर फ्री ऑफ कॉस्ट रोजगार अंकित ऐप है, इसके अंदर RPF मिनी मॉक का सेक्शन है, फ्री वीकली टेस्ट फोल्डर मिलेगा। फ्री वीकली टेस्ट RWA ऐप पर लॉगिन करते ही या साइन अप करते ही आपको सीधा फ्री वीकली टेस्ट फोल्डर दिखेगा, उसमें जाइए और वहां लिखेगा RPF मिनी मॉक। वहां मैथ के, रीजनिंग के, जीएस के और मैथ को वहां हमने 40 मिनट दिए हैं, तो आपको 40 मिनट में एक आइडिया हो जाएगा कि 35 क्वेश्चनों को कैसे किया जाए।